प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो अगेन। तो कहानी को फिर से बढ़ाते हैं। कहानी ये थी कि मैं विजयनगर के विषय में आपको जानकारी दे रहा था, विजयनगर साम्राज्य के विषय में, जो 1336 के समय में कर्नाटक के इस इलाके में फैला हुआ था। अभी नया नया ज़िला बना हुआ है विजयनगर। वो एक्चुअल में विजयनगर नाम से ही बनाया गया ताकि लोग थोड़ा सा समझें अपने इतिहास को, अपनी जो रीति रिवाज हैं, अपने कल्चर को बेहतर तरीके से जान सकें और बढ़ावा देने के लिए विजयनगर ज़िले की रिसेंटली स्थापना की गई। और उसी विजयनगर में हॉस्पेटे नाम का रेलवे स्टेशन है, एक्चुअली जंक्शन है वो, और उस जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर दूर है ये पुराना शहर यानी हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल रहा करती थी। और यहाँ पे आंजनेय टेम्पल है हनुमान जी का। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते इस जगह पे आते हैं और इस जगह पे उनकी भेंट एक भिक्षु के रूप में हनुमान जी से होती है। और वहाँ पे लक्ष्मण जी काफ़ी वाद विवाद करते हैं हनुमान जी से, लेकिन राम जी पहचान जाते हैं कि आखिर जो सामने वाले भिक्षु हैं वो आखिर हैं कौन। फिर हनुमान जी उनको लेके जाते हैं सुग्रीव के पास और बताते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेना की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सेना जो है वो एक्चुअली में बाली यानी सुग्रीव के भाई के पास है, और उन्होंने सुग्रीव को उनके राज्य यानी किष्किंधा से बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। एक समय में सुग्रीव और बाली दोनों एक साथ मिलके ये किष्किंधा नगरी पे शासन किया करते थे। लेकिन होता ये है कि एक राक्षस आ जाता है जो कि चैलेंज करता है बाली को, बोलता आओ मुझसे लड़ो, लड़के दिखाओ। लेकिन बाली को एक वरदान था कि वो जिससे भी लड़ेगा उसकी आधी ताकत बाली के हाथ में आ जाएगी, और पहले से उसके पास बहुत ताकत थी, तो ऑलरेडी वो एडवांटेज में रहता था कि जिससे भी लड़ेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। कौन? बाली। तो राक्षस चैलेंज करता है बाली को, बाली उसको दौड़ाने लगते हैं, पीछा करते रहते हैं और फिर वो राक्षस घुस जाता है पहाड़ के अंदर और बाली भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन उन्हीं के पीछे यानी बाली के पीछे पीछे भी आपके सुग्रीव भी जाते रहते हैं। तो सुग्रीव से बोलते हैं कि मैं अंदर जा रहा हूँ और उसको मार के आता हूँ, तब तक तुम एक काम करना, यहाँ पे पहरा देना। तो सुग्रीव बोलते हैं ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ दिन तक वो बाहर आते नहीं हैं गुफा के अंदर, खूब युद्ध चलता रहता है उनके बीच में। और कुछ दिनों बाद एक रक्त की छोटी सी धारा बहने लगती है, तो उनको लगता है कि जो बाली हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि बाली की अब आवाज़, जैसे बोलते हैं लड़ाई करते हुए चिल्लाते हैं मारते हैं खूब, तो आवाज़ आती नहीं रहती है और राक्षस की भी आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो सुग्रीव करते क्या, एक बड़ा सा पत्थर लेके जो गुफा रहती है उसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और ये बात बताते हैं अपने साम्राज्य के जो बाकी उनके काउंसिलर्स रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं यानी किष्किंधा में, कि बाली की मृत्यु हो गई लगता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया अभी तक वो निकले नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब देखते हुए उनको राजा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद बाली वो पत्थर को हटा के पहुँचते हैं और उनको ये डाउट हो जाता है कि कहीं इन्होंने ही ये जो तख्ता पलट है कर दिया है और मेरे साम्राज्य को छीन लिया है लोभवश, लालचवश। तो वो बाली सुग्रीव की मार पिटाई करने लगते हैं और फिर सुग्रीव जानते थे कि उनसे जीत तो पाएंगे नहीं, तो भाग जाते हैं और भाग के छुपे रहते हैं। और बाद में फिर राम जी और हनुमान जी से उनकी भेंट होती है और राम जी फिर बोलते हैं ठीक है, हम आपके राज्य को लौटाने में आपकी सहायता करेंगे, आप भी हमारी सहायता करिएगा। तो ये सब विदित था। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक छिपकली है बहुत प्यारी, अरे भाग गई यार। इधर ऑरेंज कलर की छिपकली थी, अच्छी बड़ी सी, एक हाथ की। यहाँ से फिर सुग्रीव जब जीत जाते हैं तो फिर अपनी सेना लेके राम जी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीता जी को बचाया जाता है। तो ये कहानी थी रामायण काल के समय की। तो इस जगह का महत्व रामायण काल से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ऐसा माना जाता है कि जो किष्किंधा है वो यही इलाका है, लेकिन कहीं कहीं डाउट भी है, डिबेट भी है कि कुछ
आंध्र प्रदेश तेलंगाना के भी जो लोग हैं बोलते हैं कि वो किष्किंधा एक्चुअली यहाँ पे है। कुछ महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि किष्किंधा यहाँ पे है, क्योंकि किष्किंधा अगर यहाँ पे होगा वहीं पे हनुमान जी का जन्म होगा, ऐसा माना जाता है। और किष्किंधा में ही आंजनेय पर्वत है और ये आंजनेय हनुमान जी का मंदिर और ये बाकी जगह। तो आगे बढ़ते हैं इतिहास में वापस लौटते हुए हम लोग, और ये पूरा खंडहर जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। होता ये है कि समय बीतता है तकरीबन 70-80 साल। देवराय के नाम से एक राजा बनते हैं जो कि उसी यानी संगम वंश के जो पिता थे हरिहर बुक्का के, और हरिहर बुक्का ने संगम नाम से अपने वंश की स्थापना की थी अपने पिताजी के नाम से। ये रहा वो स्तंभ, कई सारे स्तंभ यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, सब के सब पत्थर से बने हुए हैं सब के सब। एक और वो स्तंभ। तो देवराय एक्चुअल में काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट थे। वो ज़्यादा युद्ध वगैरह में ज़्यादा बिलीव किया नहीं करते थे। युद्ध तब करते थे जब सामने वाला मान ही ना रहा हो। दीप स्तंभ, तो बहमनियों से उनसे थोड़ा बहुत दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे शांति उनके राज्य में हो गई थी, क्योंकि अभी तक वो बहमनियों से लड़ रहे थे। लेकिन अब मुसीबत उत्तर से नहीं उत्तर पूर्व से आने वाली थी। यानी कपिलेंद्र देव जो कि उड़ीसा के नए सम्राट थे, वो उस वक्त सबसे प्रतापी राजा हो गए थे दक्षिण भारत में या मध्य भारत में बोला जाए तो। दिल्ली में उस वक्त सुल्तानों का आधिपत्य था, मगर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, क्योंकि बाकी जो राज थे जैसे कि राजपूताना यानी आज का राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और गुजरात का उत्तरी हिस्सा, वो सब एक्चुअली स्वतंत्र था, और बाकी बंगाल वगैरह वो सभी स्वतंत्र होकर थे। तो कपिलेंद्र देव आक्रमण कर देते हैं पहले बहमनियों के ऊपर, और बहमनियों को हराते हैं। उसके बाद पहुँचते आते हैं सीधे विजयनगर में, और इस विजयनगर के ज़्यादातर हिस्सों पे अधिकार कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उनका कैपिटल काफ़ी दूर था, उड़ीसा में था, तो यहाँ से जीतने के बाद वो लौट जाते हैं। कपिलेंद्र देव के बाद पुरुषोत्तम नए सम्राट बनते उड़ीसा के, और उनके आने वाले वंशजों की फाइट हो जाती है विजयनगर साम्राज्य के बीच। अब तो उड़ीसा वर्सेस विजयनगर होने लगा था, और इसमें होता ये है कि जो विजयनगर के नए सम्राट रहते हैं, और ये कार्विंग राम जी, हनुमान जी, तो ये जहाँ तक हैं हनुमान जी हैं, और राम जी और लक्ष्मण जी को आगे ले जाते हुए, और ये माता सीता। कैसे पहचान में आ रहा है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे धनुष बना हुआ है, और ये भी धनुष लिए हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, और ये हनुमान जी। और ये है एक पुराना खंडहर का एक हिस्सा। केला रखा हुआ है मगर कोई खाने वाला है नहीं। तो वेलकम टू सनसेट पॉइंट। तो हम लोग सनसेट पॉइंट पे हैं। यहाँ पे पुराने कुछ और स्ट्रक्चर्स, ये पूरा कहते हैं एक समय में लगभग 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था ये पूरा का पूरा शहर। और इनमें कुछ कार्विंग दिखाता हूँ। तो इस कार्विंग की बात कर रहा था। ये मंडप है, हॉल, ये बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था एक समय में। और ये जो बाकी पिलर्स है 1 2 3 4 सेंटर हॉल के सेंटर पिलर्स हैं 4, और उस वक्त ये सबसे बड़ा मंडप हुआ करता था, यानी हॉल हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का। और अभी भी बचा हुआ, क्योंकि एक समय में ढह गया था, बाद में टुकड़े टुकड़े उनके जोड़ के बनाया गया। तो जो नए सम्राट थे जो उड़ीसा से लड़ रहे थे लगातार हमलों से, वो थे नरसिंह देव। और नरसिंह देव ने उदयगिरी पहाड़ियों पे अधिकार कर लिया था। कलिंग राज्य का कैपिटल हुआ करती थी उदयगिरी। और वहाँ पे जब अधिकार कर लेते हैं तब उनके सामने शर्त रखते हैं कि या तो हमें संधि कर लो, या तो हम पूरे के पूरे उड़ीसा राज्य को तबाह कर देंगे वगैरह वगैरह। एक कहानी है, अगर आप उड़ीसा जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर घूमने जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर की साफ़ सफाई, जब जगन्नाथ यात्रा चलती है, रथ यात्रा चलती है, तो वहाँ का रिवाज है
जो जगन्नाथ में शासन करेगा, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय सामने झाड़ू लगा लगा के आगे बढ़ेगा, तब रथ आगे बढ़ेगा। वहाँ का ट्रेडिशन है। और जो झाड़ू रहेगी, और जब राजा झाड़ू से लगा रहा होगा, झाड़ू लगा, तो झाड़ू जो है वो एक्चुअली में सोने की होगी। तो सोने की झाड़ू से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। तो जब गजपति किंगडम समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो नए किंगडम आते हैं वो भी वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और आज भी यानी प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं, लेकिन अभी भी उनके वंशज हैं राजा रजवाड़ों के, वो अभी भी रहते हैं। तो वो ट्रेडिशन को, वो कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, तो जो व्यक्ति वहाँ पे सोने की झाड़ू लेके झाड़ू लगाता रहेगा, आपको देखेंगे, तो वो एक्चुअली वहाँ के राजाओं के पुराने वंशज हैं। जगन्नाथ की कहानी मैं विजयनगर में इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है कि जब नरसिंह देव यहाँ पे शासन कर रहे थे और उन्होंने उड़ीसा पे हमला किया था, तो वहाँ पे पुरुषोत्तम देव शासन कर रहे थे। और जब नरसिंह देव को ये बात पता चली कि वहाँ के जो राजा हैं वो झाड़ू लगाते हैं, तो उनसे संधि करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि कई सारे आक्रमण होते रहते हैं। तो जब आक्रमण समाप्त हुआ करता तो संधियाँ हुआ करती थी कि चलो आपस में मिल बैठ के बात करते हैं। जो जीता था युद्ध क्षति यानी पैसे लिया करता था, जो हारता था वो पैसे दिया करता था। तो नरसिंह देव ने बोल दिया कि मैं झाड़ू लगाने वाले से पैसा और झाड़ू लगाने वाले से संधि नहीं करूँगा। और कई सारे शादी के प्रस्ताव भी हुआ करते थे। जो राजा रजवाड़े, जैसे कहते हैं ना कि राजा रजवाड़ों की ज़ात नहीं होती है, वो ना ही क्षत्रिय होते हैं, ना ही ब्राह्मण होते हैं, वैश्य शूद्र वगैरह, जो भी वर्ण व्यवस्था जाति के नाम पे हुआ करती थी। तो उस वक्त माना जाता था कि राजा की जाति नहीं होती थी। तो इसलिए जो जीता था वो हारने वाले के यहाँ शांति के लिए शादी कर लिया करता था। तो शादी ब्याह का प्रस्ताव एक तरह से एक सिंबल बन जाता था कि भाई हम तुम्हारे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम हम पे आक्रमण नहीं करोगे। और एक तरह से जो बेटियाँ जाया करती थीं हारे हुए राजा के ओर से जीते हुए राजा की ओर, तो एक तरह से सिक्योरिटी रहती थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे वंशज को मार दिया जाएगा। और ये है गणेश जी की विशाल प्रतिमा। बादल की हुआ है ना, इसलिए साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो गणेश जी के मंदिर के बगल में यहाँ पे कांच में कवर हुआ एक स्क्रिप्ट है पुरानी कन्नड़ भाषा में, जो विजयनगर साम्राज्य के समय में बनाई गई थी। और ये हैं गणेश जी। गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा, जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी शादी ब्याह वाली जगन्नाथ वगैरह के, तो वहाँ पे जो नए राजा बनते हैं विजयनगर साम्राज्य के, उनका नाम नरसिंह देव रहता है। वो एक्चुअली में बेटे रहते हैं सालू के। सालू एक्चुअली में आने वाला वंश था जो कि संगम के बाद बनने वाला था। तो हरिहर बुक्का संगम वंश के राजा थे और देवराय भी। और सालू वंश के जो राजा बनते हैं यानी प्रतापी राजा, वो नरसिंह देव बनते हैं। तो उनके ही आर्मी में एक नए कमांडर बनते हैं तुलुव, और तुलुव नाम से वो कंट्रोल में लेते हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और फिर शासन करना चालू करते हैं। और ये पूरा इलाका हेमकुट पर्वत कहलाता है। हेमकुट पर्वत, सासिवे कालू गणेश जी। तो ये है इडली और नारियल की चटनी और सांभर अभी आने वाला है इधर से। सांभर ये रहा गर्मा गर्म सांभर। सुबह से कुछ खाया नहीं ना, तो भूख लगी बहुत तेज से तगड़ी। घूमे जा रहा हूँ, पहाड़ घूम रहा हूँ, थोड़ा देख के खाएं, कभी कभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये जो संगम के बाद अगला वंश बना था सालू वंश, उसके अंतिम शासक जो थे नरसिंह देव थे। और जस्ट उसके पीछे जो अभी मैं आपको गणेश मंदिर दिखा रहा था, वो उन्हीं के टाइम में बना था। और उनके एक चीफ्टन थे सरदार तुलुव नाम से, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो तुलुव वंश के विषय में, जो कि एक्चुअल में उन्हीं के काल में ही विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग आता है और देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी उन्हीं के काल में यानी तुलुव वंश में ही बनता है। तो कुल मिला के 4 वंश थे, संगम, सालू, तुलुव और अराविडु। तो अब स्वर्ण युग जो है वो तुलुव वंश में आने वाला था, जिसकी स्थापना लगभग 1491 में होती है तुलुव के द्वारा। खैर ये इडली और चटनी अच्छी है।
और मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि बादल किया हुआ है। अक्सर यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है, मगर बरसात का सीज़न चल रहा है तो बादल किए हुए हैं। तो पहले वीडियो के चक्कर में था कि वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगा, बट मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। नहीं तो गर्मी में तर-पतर हो जाते। जैसा भी भगवान अच्छा ही करता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। तो आगे कहानी आगे की वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।